प्रोफेसर अग्रवाल जी से इस ज्ञान चर्चा प्रोग्राम में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जी प्रणाम। आज की तारीख है 26 मार्च। ताऊ अकोतनाथ मंदिर में हम लोग बैठे हैं और ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम रखा हुआ था यहाँ पर। और ज्ञान चर्चा हम कर रहे हैं एक टॉपिक जो कि आज की तारीख में एक बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक है जो कि सुनते ही समझते ही ऐसा लगता है कि क्या हो गया। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। अभी तक हम बात करते थे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वुमेन एम्पावरमेंट या कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सब बातें तो पीछे से चलती आ रही हैं और पता नहीं कब से चल रही होंगी, शायद महाभारत काल से ही चल रही होंगी। पर अब जो टॉपिक निकल कर आया है या जो बेसिकली समस्याएं की बात करते हैं हम लोग कि कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं तो नेचुरली समस्या की बात ही होगी। तो समस्याएं जो है हर आज की तारीख में समाज में कहीं चले जाओ, वर्ल्ड के अंदर कहीं चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, ज्योग्राफिकली पृथ्वी पे किसी भी शहर में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ज्यादातर बात ये पता है सबको, ज्यादातर कह देते हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं भी कहते पर दिखती तो है ही। तो उसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे हैं। बीवी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया या पड़ोसी ने कुछ कह दिया। किसी बात पे झगड़ा लड़ाई करने में कितनी देर लगती है? किसी भी बात पे कर लो और कहीं भी कर लो। कोई मतलब कोई वो नियम है ही नहीं लड़ाई करने के लिए, तो कोई नियम है ही नहीं, जिस मर्जी बात पे लड़ाई कर लो। तो इसके ऊपर एक टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर है, 20 साल पहले बना था। उसने इन चीजों पे खोज करनी शुरू करी थी, रिसर्च। तो सबसे पहला उनका जो वो आया था कि आदमी को स्ट्रेस क्यों होती है। शुरुआत तो इससे हुई थी कि टेंशन किस बात की हो जाती है, किस काम से क्यों होती है टेंशन। तो पता लगा कि स्ट्रेस होती है टाइम पे खाना ना खाने से। और इस बात पे हम लोग तो पहुंच गए थे, पर पहले कभी इस बात पे कोई गया ही नहीं। पता नहीं क्यों बात नहीं हुई इस बारे में कि स्ट्रेस जो शुरू होती है वो खाना टाइम पे ना खाने से होती है, टाइम पे। अब यहाँ पर टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप घड़ी के हिसाब से खाना खाओगे। यहाँ पर टाइम का मतलब है कि जब भूख लगेगी तब खाना खाना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग घड़ी के हिसाब से खाना खाते थे, भूख के हिसाब से नहीं खाते थे। या थोड़े दिन में आदत पड़ गई, 1 बजे भूख लगी गई, खा ही लो। या काम बहुत है तो आज 2 बजे खा लो, फिर कल को 3 बजे खा लो, आज 12 बजे टाइम है तो 12 से 1 के स्लॉट में खाना खा लो, फिर मीटिंग है। तो स्ट्रेस तो बिल्डअप शुरू हो ही गई। अब भूख लगी और रोटी नहीं खाओगे तो स्ट्रेस, और भूख नहीं लगी तो रोटी खाओगे तो स्ट्रेस। अब खाना अगर टाइम पे नहीं बना तो या टाइम पे बन गया और आपको भूख नहीं है, सांस जो है, सांस लेते हैं ना हम लोग, तो सारे कहते हैं कि सांस जो है अपने आप आता है। क्या सांस अपने आप आता है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सांस अपने आप आता है कहते हैं लोग, जबकि सांस लेना पड़ता है। रोक के देख लो, अपने आप नहीं आएगा। कितनी देर रोक सकते हो? तो प्रोसीजर क्योंकि ऑटोमेटिक है, सिर्फ एक सांस लेने का प्रोसीजर ऑटोमेटिक है, तो जब शरीर को जरूरत होती है जब वो ले लेता है। खाने में तो है ना कि भूख लगी है
पर खाना है ही नहीं अवेलेबल सामने, तो क्या करोगे तुम? तो सांस का तो ऐसा है नहीं, पोल्यूशन है नहीं है, आप छत पे हो, आप चल रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सांस तो जब आपके शरीर को जरूरत होगी ले ही लेगा वो। तो और शरीर तो कहता है कि सांस जो है ऐसे ले कि मेरे को फायदा पहुंचे, पर उसके शरीर की भाषा ही समझ में नहीं आती। भूख लगती है तो भाषा समझ में आती है, यार भूख लग गई, लेकिन तब काम सामने दिखाई देता है तो भूख को छोड़ दे के काम पे लग जाते हैं। तो शरीर बेचारा करेगा क्या? और शरीर को चला कौन रहा है? अब यहां पे एक और कंफ्यूजन वाली बात आने वाली है, क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात शुरू करी थी हमने। तो शरीर को चला कौन है? शरीर किसी को चला रहा है या शरीर को कोई चला रहा है? भूख लगी तो ये पता लगा, किसने बताया? किसने बताया? भूख लगी तो किसने बताया? बहुत सारी चीजें हैं। तो भूख भी बहुत तरह की होती है। तो कौन सी भूख को कौन बता रहा है, किसको बता रहा है, कैसे पता लग रहा है, ये सारा का सारा एक सिस्टम है बना हुआ। तो भूख लगी ये पता शरीर को लगा, या मेरे ख्याल से तो शरीर को ही लगा ना। अल्टीमेटली खाना तो शरीर में ही जाएगा, खाओगे तो शरीर से ही। पर सांस, अब दो चीजें हो गई, एक तो सांस की भूख हो गई, मतलब एक तो भूख लगी तो सांस खाई हमने, सांस ली या खाई, खाना कर लो लेना कह लो एक ही बात है। भूख लगी पेट में तो खाना खा लिया, और वो बहुत सारे पसीने वसीने आ गए, कुछ मैल से हो गई तो नहा लिए। ये सारी भूख ही तो है, और क्या है? तो अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि खाना खाना है, भूख लगी है, खाना खाना है, शरीर ने कहा, सामने काम पड़ा है, दिख रहा है, अब क्या करें? प्रायोरिटी किसको दोगे? और काम पड़ा है ये बात बताई किसने? हुई कॉन्ट्रडिक्शन शुरू। तो हर चीज में तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जो रूल करेगा, यानी भूख को अगर ओवरराइड कर दिया तुमने, भूख को अगर दबा दिया, काम पे पैर लग गए तो सेहत खराब, और काम छोड़ दिया और भूख पे लग गए तो पता लगा कि शाम को नौकरी से निकाल दिया। अब क्या करोगे? तो ये डिफाइन कौन करेगा कि ये या ये, पहले कौन सा? तो इसका मतलब है कि डिफाइन कोई और कर रहा है और एक्शन कोई और ले रहा है। तो इसको कहा गया है कि दो शरीर हो गए, एक जो काम करता है, एक्शन करता है, और दूसरा जो सोचता है कि क्या करूं, दोनों में से क्या करूं, डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है कि मुझे कौन सा काम करना है, खाने का या काम को। तो अब दो फैक्टर हो गए, कौन किसकी मानोगे? तो नेचुरल है कि आपके पास जो एक्शन करने वाला है उसको मानना पड़ेगा दूसरे की बात, कोई चॉइस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा अगर अंदर भूख लगी है मेरे को जोर से, तो काम गया चूल्हे में, पहले मैं खाना खाऊंगा। और मुझे पता है अगर काम मैं 5 मिनट में खत्म कर लूंगा तो 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 मिनट में काम खत्म करके फिर मैंने खाना खा लिया। तो डिसीजन तो सोच के थ्रू हुई कि एक्शन क्या करना है।
अब हम बात कर रहे थे जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की। बेसिकली हमने जो टॉपिक हमारा था वो है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। तो पहले हम समझने की कोशिश कर रहे थे कॉन्ट्राडिक्शन है क्या। अब जेंडर तो दो तरह के होते हैं, या कोई और भी होता है? पॉसिबल ही नहीं है। दो ही तरह के जेंडर होते हैं, मेल या फीमेल। तो फिजिकल बॉडी यानी शरीर जो है, दिखता है जो, वो तो दो तरह का हो गया, पर डिसीजन जो लेता है, सोच जो है, वो तो दो तरह से, दो से ज्यादा भी हो सकती है, होती है बल्कि। तो उसको भी जेंडर, एक जेंडर से ही रिलेटेड है वो भी, कि सोच के तीन तरह के जेंडर होते हैं। ये तीन तरह के कैसे आए? तो तीन तरह के आए, फैमिली को देखो, परिवार क्या है? परिवार में पेरेंट्स और बच्चे। पेरेंट्स की बात करो तो मदर और फादर। तो मदर मीन्स फीमेल जेंडर, फादर मीन्स मेल जेंडर, और तीसरा क्या है? न्यूट्रल जेंडर। तीसरा जो जेंडर कहा गया है वो न्यूट्रल जेंडर कहा गया है, यानी जो उसको फ्लिकरिंग माइंड रहता है, वो पता नहीं है उसको क्या ठीक है क्या गलत है, अभी सीख रहा है, वो लर्निंग प्रोसीजर में है। तो गलतियां भी करता है, ठीक भी करता है, खराब भी करेगा, कुछ फोड़ेगा भी, कुछ खराब भी करेगा, फेंकेगा भी, उठाएगा भी, सीख रहा है क्योंकि वो। तो उसको कहा जाता है न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि वो लड़का हो या लड़की हो, फिजिकल जेंडर चाहे कोई भी हो, और उसका बिहेवियर जो है बच्चों वाला ही रहेगा। तो इसलिए उसको, क्योंकि दोनों सीखने की मोड में है, तो इसलिए उनको तीसरा जेंडर कह दिया गया, न्यूट्रल जेंडर जिसको कहते हैं। अब ये तो एक ही इंसान की बात हो रही है कि इंसान के अंदर तीन तरह के जेंडर हो सकते हैं और बाहर दो तरह के। अब मेल के अंदर, मेल ही अंदर जेंडर है और मेल बाहर जेंडर है, तब तो कोई झगड़ा है ही नहीं। पर बाहर जेंडर मेल है और अंदर जेंडर फीमेल है या न्यूट्रल है, तो क्या होगा? अब एक रूल तो सबको पता ही है, घर में आज तक मियाँ बीवी की बनती तो है नहीं, सारे जानते हैं इस बात को, कोई नई बात है ही नहीं। आज की तारीख में बच्चे तो कहते हैं हमने शादी नहीं करनी, क्यों? क्योंकि तो सारा दिन तो तुम लड़ते रहते हो, हम भी लड़ते रहेंगे, फायदा क्या? तो ये जो फैमिली में जो इतने डिस्प्यूट शुरू हो गए, पहले नहीं होते थे। क्या ऐसा है कि पहले नहीं होते थे? तो ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है। ये हमेशा होते रहे हैं, हमेशा रहे हैं ये, पर समझ नहीं आए। देखो रामायण काल में देख लो, महाभारत काल में देख लो, सतयुग में देख लो, शंकर को अपने पुत्र का गर्दन काटनी पड़ी गणेश जी की। तो कारण नेचुरली सी बात है कि कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा, तभी तो इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। और अयोध्या राम का देख लो, उनको सीता को छोड़ना पड़ा, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, रिजल्ट तो जो सामने तो रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना। तो एक्चुअली ये बताया गया, समझाया गया, बहुत सारे ऐसे एपिसोड मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, हर काल में मिल जाएंगे। तो ये सब, इसका जो रूट कॉज या जड़ जो है, वो बीमार, जो प्रॉब्लम है, कॉन्ट्राडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, ये मतलब रीजन है, रूट है, वो है कि विद इन द पर्सन जो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब मेरी बॉडी कुछ कहती है और दिमाग कुछ कहता है, या डिसीजन ही नहीं ले पाता
क्योंकि डिसीजन लेना तो दिमाग का काम है, हाथ का काम तो है ही नहीं। तो अगर अब ये देखो कि मान लो फीमेल बॉडी है और जेंडर जो है मेल है, उसका मेंटल जेंडर मेल है और बॉडी फीमेल है, और जो हस्बैंड है उसका मेंटल जेंडर मेल है और मेंटल जेंडर फिजिकल जेंडर भी मेल है, तो अब क्या होगा? मैंने बड़ा टिपिकल सा एग्जांपल लिया, और एग्जांपल तो सारे लेंगे एक एक करके। तो इस केस में क्या होगा? हर बात पे आर्ग्यूमेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो तो मेल है और मेल की तरह से सोचता है, पर वो फीमेल है और सोचती मेल की तरह से है, तो आर्ग्यूमेंट होनी है, ना होने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा? अगर मान लो वो आर्ग्यूमेंट नहीं करती, तो वो अपने उसको मतलब उसने जो उसका क्रोध आया या जो भी कुछ बात हुई, किसी बात आर्गुमेंट मतलब रिएक्ट कर रहा, तो रिएक्ट कर रहा, किसी बात पे गुस्सा आया उसको और उसने रिएक्ट नहीं किया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बीमार। भाई अगर माचिस जलाई और जल गई और अगरबत्ती उसके पास रखी नहीं, तो क्या होगा? वो माचिस अपना हाथ ही जलाएगी ना। तो बीमारी का मेन रीजन यही रहा है, खासकर स्ट्रेस से शुरू होकर के जो हुई है, कि अपने उसको जो विचार आया, उसको विचार क्या है? विचार है ऊर्जा, एनर्जी है एक टाइप की, और उस एनर्जी को अगर तुमने बाहर नहीं निकाला, क्यों बाहर जाने के लिए विचार आया तो मतलब डिसीजन लेके उसको निपटाना है, नहीं निपटाया अंदर ही रख लिया तो क्या करेगा वो? कैंसर पक्का है। तो बीमारियों की जड़ जो है वो ज्यादातर ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से मिलेगी। आप सर्वे करके देख लो, ये कह सकते हो कि कैसे पता लगेगा कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर लो और उससे चेक कर लो कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है। और ये एक मतलब अनरिटन फैक्ट है कि तकरीबन हर फैमिली में, फैमिली ऑफ 4 और 5, एक ना एक जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन जरूर मिलेगा। ये एक्चुअली गिफ्ट है नेचर का दिया हुआ। जो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन एक बेसिकली गिफ्ट है दिया हुआ नेचर का, अगर उसको इस्तेमाल करना आ जाए तो एक एग्जाम्पल आता है हमारे सनातन उसमें, अगर समझो तो, या हिंदू संस्कृति में बताया जाता है, एक भगवान जी हैं, उनको अर्धनारीश्वर कहा गया है। तो वो थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है। तो लोगों ने उस अर्धनारीश्वर के मतलब को समझा कि हर आदमी में एक औरत होती है और हर औरत में एक आदमी होता है, ये समझ लिया, जबकि ये मिथ है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन पॉसिबल है। वो इम्प्लीकेशन था, वो रिफ्लेक्शन था कि इसका मतलब है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, कि आदमी देखने में आदमी है पर सोच से फीमेल है। क्योंकि वो अर्धनारीश्वर था तो तीसरा जेंडर गायब हो गया, उसमें है ही नहीं। तो इसलिए जानकारी है जो जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी वो जानकारी जा नहीं पाई मार्केट में, बाजार में, या उसके ऊपर रिसर्च हो नहीं पाई। उसका कारण ये था कि अभी आज की तारीख में भी बात करें हम तो 3 तरह के जेंडर की बात करी जाती है। इवन फिजिकल जेंडर भी 3 तरह के कहे जाते हैं, फिजिकल मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल जेंडर। जबकि
न्यूट्रल जेंडर और होता है मेंटल, फिजिकल नहीं होता है। फिजिकल में वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर तुम्हारा वो जो मेंटल जेंडर बहुत स्ट्रांग होगा तो वो फिजिकल जेंडर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी अगर तुम्हारा मेंटल जेंडर फीमेल का है, मेल हो और फीमेल का मेंटल जेंडर है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन में अगर फीमेल का जेंडर ओवरटेक कर लेता है तो डेफिनेटली आप नपुंसक हो जाओगे। सिमिलरली अदर वे कि अगर फीमेल में मेल का जेंडर डोमिनेटिंग है तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। क्यों? अब यहां पे ये समझने की बात है कि जेंडर्स की मतलब क्या, वो क्या है, मतलब क्या इनका, इसको समझना क्यों है, जेंडर को समझने का कारण क्या है, मतलब क्यों समझा जाए। तो जेंडर समझना इसलिए जरूरी है कि जो मेल जेंडर होता है वो होता है एक्सप्लोरेटरी, मतलब उसको बांध नहीं सकते। मेल को कोई बांध नहीं सकता, पानी की तरह से होता है वो। और फीमेल जेंडर वो होती है स्थिर, पृथ्वी की तरह से, इसीलिए पृथ्वी को माता कहा गया है। और मेल को सूर्य या चंद्रमा से वो किया जाता है रिप्रेजेंट। तो अब वो एक्सप्लोरेटरी, आप सोचोगे पृथ्वी है, घूम तो पृथ्वी भी रही है। अगर आप किसी एस्ट्रोनॉमी उससे पूछोगे जाकर के तो पृथ्वी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, वगैरह वगैरह, वो सब बेकार की बात है, उनका कोई मतलब नहीं है। हम जहां पर हैं, हम घूम रहे हैं या स्थिर है, तो अपने आप को देखो। अगर पृथ्वी को देख करके हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे तो बेकार है। टेंडेंसी समझ में आती है कि मेल जेंडर जो है बाय नेचर, वो देखो ना, जब ब्रह्मा ने पुत्र बनाना शुरू किया, सृष्टि निर्माण का काम, तो सबसे पहले नारद बनाए। तो नारद ने क्या किया, तुरंत ब्रह्मा ने उसको कहा, ब्रह्मा को कहीं से आदेश आया कि सृष्टि बनाओ। तो उसने देखा, वो कमल के ऊपर बैठे दिखाते हैं, उसने पानी में देखा तो अपनी परछाई दिखाई दी, तो उसको समझ आ गई क्या करना है, उसने तुरंत अपनी कॉपी बना दी। अब और उसको कहा कि सृष्टि बनाओ, उसको जैसे उसको ऑर्डर आया था तो उसने वही ऑर्डर आगे पास ऑन कर दिया उसको। पर वो जो सृष्टि बनाया उसने दूसरा, उसने कहा कि भैया मैं नहीं कर रहा कुछ भी, मैं तो जा रहा हूं, और वो चला गया वहां से। वो चला कहां गया, जगह तो थी नहीं, पानी भी था, सारे तरफ तो पानी था, बीच में कमल था, तो गया कहां वो। कहीं तो गया ही है, वहां तो था नहीं। तो वो एक्सप्लोरेशन, क्योंकि पुरुष की जो टेंडेंसी है या जो उसका बाय बर्थ ही वो है, खोजी प्रवृत्ति है, वो खोजना चाहता है। क्या खोजना चाहता है वो एक अलग इशू है, पर वो हमेशा खोज में रहता है। कहां खोजना है वो यही ढूंढता रहता है कि कहां खोज। अगर देखोगे पीछे एग्जाम्पल देखोगे ना, तो शिवलिंग बहुत सारे, ज्यादातर शिवलिंग जो है चरवाहों को मिले हैं जो भेड़ बकरियां चराते थे या गाय चराते थे। क्यों? क्योंकि वो खोजी प्रवृत्ति है, तो तभी वो उसको पता है कि भेड़ बकरियों को घास चाहिए, और घास कहां पे अच्छी घास मिलेगी वहां जाएगा और वहां पर जाके चराएगा। तो ढूंढ के लाएगा, पहले ढूंढेगा वो, चाहिए ही उसको, मजबूरी है उसकी। और मजबूरी नहीं है, उसका एक्चुअली बनाई वो इस पर्पस के लिए कि वो अपने लक्ष्य को खोजे, उसका टारगेट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और स्त्री
वो जब ब्रह्मा ने ऐसे ही 8-9 बनाए और सारे के सारे भग गए, तो फिर उसको लगा कि कहीं गड़बड़ है कुछ। तो फिर 10वां जो बनाया उसने, वो बनाई स्त्री। और ब्रह्मा जी को लगा कि जब सारे चलेंगे तो ये भी चली जाएगी। वो नहीं गई, वो बैठ गई वहां पर। तो वो कहता है, ब्रह्मा जी ने कहा जा, मैं कहा जाओ, मैं तो नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि वो स्थिर वो है, मतलब पृथ्वी से इसीलिए उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि वो स्थिर है, वो एक जगह पर टिक करके बैठने वाली है। वो अब एक टिक के बैठने वाला है और एक भागने वाला है। तो वो विवाह का जो चक्कर शुरू किया, बांध दिया, भाई बांध दो इनको, तो भागेगा नहीं। तो ऐसा होता तो नहीं, भागता तो ही, वो भागेगा ही क्योंकि रुक नहीं सकता वो। तो अब यहां पर अगर मेंटल जेंडर, मेल का जो मेंटल जेंडर है वो फीमेल है, मानो कि मेल बॉडी में फीमेल मेंटल जेंडर मिल गया उसको, अब क्या करेगा वो? क्यों, डिसीजन तो लेना है उसको। डिसीजन तो उसको लेना है कि खोजी प्रवृत्ति है उसकी और जाना है उसको, पर फीमेल जेंडर है तो वो जाने नहीं देती मेंटली कि नहीं यार छोड़, क्या करूंगा जाके। और जाता नहीं तो फिर उसको उसका ऑब्जेक्टिव नहीं पता लगेगा, ऑब्जेक्टिव ही नहीं मिलेगा उसको, तो वो कंफ्यूज रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली अगर फीमेल के पास मेल मेंटल जेंडर है तो वो क्या करेगी, वो मैं जाऊं घूमने के लिए बाहर, पर शरीर साथ नहीं देता। घूमने एक बार चली जाएगी, फिर थक जाएगी, थक बहुत जल्दी जाएगी, क्यों, फिजिकल बॉडी का जो डिफरेंस है वो तो रहेगा ही। और मेल अगर बैठेगा तो वो बीमार रहेगा। तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन जो कि एक, और मैंने उसको कहा कि वो गिफ्ट है नेचर का। अब नेचुरली नेचर का गिफ्ट ही कहना पड़ेगा उसको, मजबूरी है, आप बदल तो सकते नहीं उसको, कोई भी नहीं बदल सकता। जो मिल गया वो मिल गया। तो जो चीज तुम्हें बाय बर्थ मिली है, वो कहते हैं ना कि जब आते हैं तो बच्चा मुट्ठी बंद करके आता है, तो मुट्ठी बंद का मतलब है उसकी मुट्ठी में कुछ है, तो ये सारी जानकारी है उसके पास। उसका फिजिकल जेंडर क्या है, मेंटल जेंडर क्या है, और उसकी कंपोजिशन क्या है, यूनिकनेस जिसको कहा गया है। तो बाय बर्थ होता है यूनिकनेस, लेकिन उसको क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है, तो उसको हम लोग भेड़ बकरी वाले कल्चर में डाल करके, जो कि कंफ्यूजन कल्चर है बेसिकली, उसमें डाल देते हैं। और वो पता ही, उसको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या है और वो क्या करना चाहिए उसको। वो वही बात है कि वो खोज शुरू हो जाती है। फिर बाई चांस अगर जो कपल बना, जो शादी हुई, सो कॉल्ड शादी, जिसका पता नहीं कोई मतलब होता है कि नहीं होता, अगर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में है, अगर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में है, तो क्या होगा? फिर तो काम चल जाएगा। अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है तो काम बढ़िया चल जाएगा, इसीलिए इसको गिफ्ट कहा गया है। तो दोनों एक दूसरे की सपोर्टिव हो सकते हैं, पर उसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं है, और है तो कौन से वाला है, और फिर उसको यूज कैसे किया जाए। अगर ये 3 काम कर रहे हो, और ये है, ये भाई एजुकेशन लेते हो तुम, अब ये तो नहीं है तुमने एजुकेशन तो ले ली, पढ़ा और इंजीनियरिंग कर ली, उसमें कोई एक सब्जेक्ट मान लो, चलो मैकेनिकल में डिग्री कर ली, और इंटरेस्ट तुम्हारा सिविल में है, और नौकरी तुम आईएएस की कर रहे हो, मैनेजमेंट की नौकरी कर ली, तो तुमने करा क्या? तुमने 3 कॉन्ट्राडिक्शन अपने अंदर पाल ली। तो ये तो तुम्हें, फिर भी तुमने अपनी मर्जी से पाल लिया, तो फिर तुम एक को चला सकते हो,
लेकिन बाकी जो मिली हुई है, जो अपने आप मिली हुई है, जो बाय नेचर गिवन है, उनको अगर समझोगे नहीं तो यूज कैसे करोगे, और कब करोगे और कहां करोगे? तो जो आज की जो सबसे ये जितनी भी लड़ाइयां चल रही है ना, इनका रूट कॉज अगर देखोगे तो सिर्फ एक है, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, मात्र एक। और एक कारण, एक और भी कारण है वैसे बहुत बड़ा, पर वो कॉमन नहीं है, बहुत लोगों को होगा शायद वो भी, पर बहुत सबको नहीं है। पर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन तो हर फैमिली में एक को मिलेगा। एक है जो, वो भी है तो नेचुरली बाय बर्थ ही मिलता है, उसको केतु ग्रहण कहा गया है। केतु ग्रहण जो है वो एक ऐसा ग्रहण है जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन होने के चांसेस अगर ऑन दी स्केल ऑफ 1 to 10 10 है, तो केतु ग्रहण होने के चांसेस 2 या 3 तो है ही है, क्योंकि वो भी एक बहुत ज्यादा स्प्रेडेड प्रॉब्लम है जो डिस्टर्ब करती है लाइफ को। पर फर्क ये है कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो फैमिली को डिस्टर्ब करता है, सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है, और केतु ग्रहण इंडिविजुअल को डिस्टर्ब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। तो इसलिए केतु ग्रहण के बारे में मैं इस बार ये टॉपिक यहां पर मैं कवर नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि केतु ग्रहण भी एक वाइडली स्प्रेडेड प्रॉब्लम है इस समय ग्लोब पृथ्वी पर। लेकिन जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, केतु ग्रहण का तो इलाज बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन समझ करके उपयोग कर सकते हो। केतु ग्रहण को आप उपयोग नहीं कर सकते, उससे तो अपने आप को बचा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का आप उपयोग कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो। कोई हल नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। और परिवार ठीक चलेगा तो समाज बनेगा, अगर परिवार ही ठीक नहीं है तो समाज बन नहीं सकता। तो ये झगड़े और लड़ाई सारी सब चलती रहेगी। कॉन्ट्रडिक्शन में एक मैंने एग्जांपल तो ले ही लिया था, अगर मेल फिजिकल जेंडर और मेल ही मेंटल जेंडर, और फिजिकल जेंडर फीमेल और मेंटल जेंडर मेल, तो ज्यादातर औरतें बीमार रहती हैं। मोस्टली वो औरतें जिनको ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है और वो उसका उपयोग नहीं करती है तो वो बीमार रहेंगी, पक्की बात है, कोई हल नहीं है। मेल मेल बोला आपने, मेल मेल में मेल और फीमेल में मेल, अगर कपल इस तरह कपल की जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादातर फैमिली डिस्टर्बेंस में होता है ना, इंडिविजुअल में इतना फर्क नहीं पड़ता जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का। ये जब फैमिली के अंदर या सोसाइटी के अंदर हो तब फर्क पड़ता है इसका। केतु ग्रहण का इंडिविजुअल पे है। अब मान लो मेल के अंदर फीमेल जेंडर है, ये बड़ा पंगे वाला काम है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है मेल के अंदर फीमेल जेंडर होना, उससे दोनों दुखी रहेंगे। बहुत मतलब गहन समस्या है ये कि अगर मेल के अंदर फीमेल जेंडर है तो वो तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो जाता है, क्योंकि फीमेल के अंदर अगर मेल जेंडर है तो झगड़ा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डोमिनेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। और अगर फीमेल में फीमेल जेंडर है और मेल में फीमेल जेंडर है तो उनकी आपस में बनेगी नहीं कभी भी। वो कहते हैं ना कि लड़ाई का जड़ जो है औरतों को कहा गया। मतलब इमेजिन कि गंगा को क्या जरूरत थी कि अपने बच्चों को पानी में बहा दिया उसने। गंगा ने क्या किया था, सोचो, गंगा ने क्या किया, अपने 7 पुत्रों को पानी में बहा दिया पैदा होते ही। क्यों? और उसने पूछा भी नहीं।
क्योंकि गंगा ने पहले उससे वचन ले लिया तो कहेगा नहीं मेरे को कुछ। तो ऐशोनिधि ज्यादा थी गंगा की, तो इसने वो कर पाई ना। यहाँ पे ये है एक्चुअली ऐशोनिधि एक मैथमेटिक्स है, एक वो है पैरामीटर है जिसको कहते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ को तुम ज्यादातर हम लोग ना वेट में रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना वेट है उतनी ताकत है उसमें। नॉर्मली एक एनालॉजी ले लेते हैं इक्विवेलेंट। पर मेंटल जेंडर जो है, मेंटल जो स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं ऐशोनिधि से। तो ये एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है कि गंगा और उसका जो घरवाला था, जो भी था उसका नाम, तो उनमें गंगा अपनी बात कैसे मनवा पाई और वो क्यों मान गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। और उसने अपने पहले बच्चे सारे के सारे पानी में डाल दिए और सबके सामने। तो ना उसके घर वाले, मतलब लोग द्रौपदी को रोते हैं और कुछ कुंती को रोते हैं, कुंती को तो पता नहीं कितना रोते हैं, पर द्रौपदी को वो गंगा ने सबके सामने, सारा परिवार था, सबको पता है इस बात का, फिर भी गंगा कर पाई वो काम। क्यों? क्योंकि उसकी ऐशोनिधि उसने अपनी जितनी थी बाय बर्थ उतनी मेंटेन करके रखी थी, तो वो गाइड गवर्न कर सकती थी, इसलिए वो अपनी मर्जी का करा। लेकिन आखिरी उसमें जब सारे दुखी हो लिए कि नहीं यार नहीं, अब तो कोई चाहिए, तो उसको रोक लिया, आठवें को नहीं डालने दिया, फूटी थी बेचारे की। एक्चुअली ये तो मैंने बताया कि फैक्ट क्या है, ऐशोनिधि का इफेक्ट बताया, पर असल में कृष्ण ने आना था, विष्णु ने पूर्ण अवतार लेना था, तो उसके लिए जो तैयारी करनी थी वो गंगा के उससे शुरू की गई थी। गंगा ने वो तैयारी शुरू करी थी, पृथ्वी को उस लायक बनाना कि कृष्ण विष्णु आ सके यहां पर एक्चुअली। तो अब कुंती देख लो, कर्ण को उसको पानी में डालना पड़ा, फिर कुंती को जो बाद में जो बच्चे हुए 3, अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, वो भी वैसे ही हुए थे जैसे कर्ण हुआ, फर्क थोड़ी था कुछ। तो द्रौपदी को जब कुंती ने कहा, द्रौपदी आई जब वो लेकर आए, तो द्रौपदी ने कहा 5 में बांट लो। क्यों कहा? कुंती ने कहा, हाँ क्यों कहा मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो जो पहले 4 थे वो किसी काम के नहीं थे, वो के देवताओं के पुत्र थे, तो वो किसी पर्पस के लिए आए थे, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए थे। तो इसलिए कुंती को ये बात पता थी। तो बच्चे तो पैदा हुए थे उनके नहीं हुए थे, 5 पुत्र थे, तो वो तो जैसे वो हुए थे वैसे वो हुए थे। अभिमन्यु भी ऐसे हुआ था। अभिमन्यु तो उसका था ही नहीं ना, वो तो सुभद्रा के था। और घटोत्कच? हैं? घटोत्कच वो भी अलग था। था वो तो उसका था, वो सब तो वैसे थे ना घटोत्कच भी। सब। एक्चुअली क्या था कि एक ये प्रोसीजर है, हनुमान जी जो थे उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन उनके सांस जो लेते थे, वो जो उसका प्रोसीजर था, जो भी उसका वो था सिस्टम था सांस लेने का, तो वो इतना पावरफुल था कि उससे फीमेल्स को बच्चा हो जाता था, जो भी रेडी होती थी, जो भी उनका प्रोसीजर होगा, सिस्टम होगा, सांस से हो जाता था। राम ने ये बात हनुमान जी को समझाई थी। तो ये डॉक्यूमेंटेड है, सब लिखी हुई है, सब रामायण में, कौन सी रामायण में लिखा है नहीं पता मेरे को, पर लिखी हुई है ये सारी चीजें। तो एक्चुअली तो वो आशीर्वाद, ये जो खुद राम की जन्म को देख लो ना, राम का जन्म कैसे हुआ? ऐसे हुआ हुआ।
धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के भी जन्म के बारे में सब वो एक्चुअली तरीका असल में क्या है कि वही ना क्या एक असूल है कि जो बच्चा पैदा होता है तो वो पहले पिता को चुनता है। तो वो चुन तो वो रहा है ना, तुम थोड़ी चुन रहे हो। डिसाइड तो उसने करा, इसका मतलब ज्यादा समझदार होगा ना। और हम उसको उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं बाद में, क्योंकि हमें पता नहीं है कुछ भी उसके बारे में, रूल्स नहीं पता, प्रकृति के नियम नहीं पता। तो इसलिए अगर मेल के अंदर फीमेल जेंडर है और फीमेल जेंडर है या मेल कुछ भी, फीमेल में कोई भी हो, तो वो एक ऐसा इशू हो जाता है जिसको के समझना और फिर उसको उपयोगी बनाना, नहीं तो वो नुकसान ही है, मतलब झगड़ा ही है, हर बात पे वो अपने आप से ही लड़ता रहेगा। और उस कुंठा हो जाती है, बेसिकली अपने अंदर ही अपने से लड़ाई कर रहे हो और कोई सामने वाला कुछ कह देगा तो उससे बोलोगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे जो उसको नहीं एक्सेप्ट हो, जबकि उसने कुछ कहा नहीं, कारण कुछ भी नहीं है। तो ज्यादातर प्रोजेक्ट के अंदर टीम क्यों नहीं बन पाती, या शादियां जो बंधन क्यों कहा गया उसको कि जबरदस्ती बांध दो, तो फिर कॉम्प्रोमाइज वर्ड जोड़ दिया उसके साथ, कभी कॉम्प्रोमाइज करते रहो और लाइफ जो है धीरे धीरे डिटीरियरेट होते हुए नरक जो है वो यही घर में ही बन गया अपने आप ही। अब यहां पे अगर मेल के अंदर जेंडर न्यूट्रल है, मेल है और न्यूट्रल जेंडर है, तो वो फिर भी बढ़िया चल जाएगा, क्योंकि कम से कम उसकी सीखने की इच्छा रहेगी। एक्सपेरिमेंट कर लेगा, चल 2-4 बार नुकसान करेगा पर 2-4 बार ठीक भी तो करेगा, और सीख लेगा तो आगे तो ठीक करेगा। तो इसलिए जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ही पता लग सकता है, पहले नहीं पता लग सकता, डिलीवरी होने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। कंस्यूमेंट पता नहीं पड़ता हैं? कंस्यूमेंट पता, बाकी और तो सब पता पड़ जाता कंस्यूमेंट ना, क्या पता पड़ता है? तो इसका मतलब जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन जब बच्चे का जन्म हुआ है तब डिफाइन हुआ है कि इसको जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा कि नहीं, कंसीवमेंट तब कैलकुलेट होगा, क्या डिफाइन थोड़ी, डिफाइन तो कभी भी होगा, उससे क्या मतलब है? पता तब लग सकता है जब डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी से पहले पता नहीं लगेगा। एस्ट्रोलॉजी जो है एक्चुअली, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो है बनी, सब्जेक्ट बना, एक इतना बड़ा सब्जेक्ट बना, तो डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है। डिलीवरी के बाद शुरू होता है वो सब्जेक्ट, उससे पहले नहीं होता। तो सारी एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली बनी इसकी पर्पज से थी कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है ये पता लग जाए। पर एस्ट्रोलॉजी में वो मैथमेटिक्स आया नहीं। वो गणित कर नहीं पाई एस्ट्रोलॉजी, इसलिए ये सारे झंझट रहे कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता, जबकि उसका गणित काफी एक्यूरेट होता है अगर करने वाला ठीक हो तो। पर इसीलिए नहीं करा गया क्योंकि जो मेन पर्पस था जो एस्ट्रोलॉजी का, वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। तो प्राइम पर्पस ही था ये समझने का कि भैया इसको जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है, क्योंकि मैरिजेस जो होंगी, विवाह जो होते हैं, शादी जो होगी, उसमें ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना कि शादी के लिए ये ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है या नहीं है तो शादी ना करो बेटर है। अगर फिर भी मान लो मजबूरियां करनी है तो उसको टेक केयर करने का तरीका साथ में होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
वो है समझने की बात और टॉपिक और एक पैरामीटर जो कि सब कुछ हिला सकता है और सारी जिंदगी बहुत बढ़िया कर सकता है अगर पता लग जाए और उसको उपयोग करना सीख लो तो। ये एक इसलिए आज का ये टॉपिक लिया गया क्योंकि ये सारी सोसाइटी में तकरीबन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो ये जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है। इससे ईगो बढ़ती है, इससे जेलसी बढ़ती है, इससे वो गुरु ग्रंथ साहब में 5 चोर बताए गए हैं। क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, पता नहीं क्या, वो 5 बताए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि 5 चोर हैं आपकी लाइफ में, उनको समझो। तो वो 5 चोर इसकी वजह से जनरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम चांसेस इसकी वजह से होते हैं, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से होते हैं। तो क्या इसको यूज भी किया जा सकता है? जैसे यूज ही किया जा सकता है, इसका करना ही पड़ेगा और कोई हल नहीं है। सीखना ही पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा उसको, और यूज करके फिर आप वो प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए आए हो, मतलब लक्ष्य, अपना टारगेट। भाई इमेजिन, जो जैसे मैंने गंगा की बताई कि फीमेल की ऐश्वर्य 9 टाइम्स होती है हायर देन मेल। अगर तुम्हारा फिजिकल बॉडी मेल की है और मेंटल बॉडी फीमेल की है तो तुम्हारी ऐश्वर्य बढ़ने का स्कीम हो गई ना। अच्छा, उसको बढ़ाओ, अगर बढ़ा लोगे तो उसका फायदा तुम्हें मिलेगा ही नेचुरली। अच्छा, अगर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है और इसको यूज करना सीख लिया तो ऐश्वर्य कुछ भी कर सकते, बढ़ा सकते हो। मेल बढ़ा सकता है, फीमेल फीमेल तो नहीं बढ़ा सकती, तो मैक्सिमम पहले ही है, गिरा सकती है बस। नहीं, वो मेल है, गिरने नहीं देगी, उसका मेंटल मेल है तो तब। गिरने नहीं देगी ना भाई। उस अभी क्या हो रहा है, आज की जो सिचुएशन ये हो चुकी है कि मेल की ऐश्वर्य जो 1 हुआ करती थी वो तो 0.4 0.3 रह गई, और फीमेल की जो 9 हुआ करती थी वो 0.9 0.6 रह गई। मेल और मेल के अंदर मेल जेंडर है तो फिर भी वो 1 मेंटेन कर लेता है अपनी। मेल के अंदर फीमेल जेंडर है तो गिर जाती है उसकी। इसलिए समझना और उसका उपयोग करना सीखना, ये 2 काम तो अटमोस्ट जरूरी है हर एक के लिए। तो इसको जो हम यूज कर सकते हैं, इसी में फेम मैनेजमेंट काम आता है, एफई मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। वो तो इसके उपाय हैं, मतलब वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में एक सब्जेक्ट, एक ये भी है, एक कोर्स, ट्रेनिंग फॉर मैनेजिंग दी जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। भाई जेंडर, इसको तो तुम मैनेज ही कर सकते हो ना, और कुछ तो कर ही नहीं सकते। तो मैनेज कैसे करना है, उसके बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, उसमें फेम मैनेजमेंट एक है ना। तो कुछ चीजें तो समझ में आई गई होंगी, पंगा तो शुरू हो ही गया, तो पहले से ही हो गया था, कुछ दिन पहले से ही हो गया था। पर मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबको, मतलब कोई हल ही नहीं है, समझना ही पड़ेगा। कृष्ण क्या गया था कि भैया ये सब कृष्ण का दिया हुआ है, बताया हुआ है। कृष्ण ने बताया था कि द्रौपदी ने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो द्रौपदी को बताया। कुंती ने पूछा, उसको बताया। भीष्म पितामह ने पूछा, उसको बताया। पर सबको इंडिविजुअली बताया था उन्होंने, तो इसलिए मार्केट में नहीं आ पाया। शायद आया हो तो मुझे नहीं पता, पर कृष्ण ने सबको समझाया था इंडिविजुअली, जिसने पूछा उनको। और अब ये बिल्कुल ओपन मार्केट में है, बाजार में है, और बहुत अच्छे से है। अपने अंदर है कि नहीं है समझ लो, और उसका उपयोग करना सीख लो। कहीं से सीखो, जो मर्जी करो, पर सीख लो। अगर जिंदगी का उपयोग करना चाहते हो तो कहते हैं मानव जनों का उपयोग करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो उसका सबसे बड़ा उपयोग तभी कर सकते हो जब आपको ये प्रॉब्लम से मैनेज करना आ जाए। तो टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना ही। फिर
अगले उसमें बात करेंगे ज्ञान चर्चा पे किसी और टॉपिक पे।